नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। खबरों के रुख कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ सरकार का प्रदेश के स्कूलों को लेकर क्या रुख है, आज इस पर फैसला हो जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सिविल लाइंस स्थित बंगले में बैठक जारी है और इस बैठक में स्कूल खोलने या बंद रखने पर बात हो रही है और इसके लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम को पूरा होमवर्क पर बुलाया गया है। और डॉक्टर टेकाम ने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला के साथ बैठक से पहले स्कूलों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया था। ये लगातार दूसरा सत्र है जब बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया गया है। राज्य के करीब 55 लाख बच्चे मोहल्ला क्लासों में या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं इस बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र से पहले इस कैबिनेट बैठक में करीब 3,000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जाएगी। शिक्षा, खाद्य, वन पट्टों और आदिवासियों से संबंधित मुद्दे भी एजेंडे में शामिल हैं। इसके अलावा कोरोना की वजह से दिवंगत माता पिता वाले बच्चों और परिवार में अकेले कमाने वाले मुखिया की मृत्यु से बच्चों की पढ़ाई के संकट को दूर करने के लिए सरकार ने महतारी योजना लाई है। कोरोना से अनाथ बच्चों को फ्री एजुकेशन देने वाले इन नियमों और बजट को कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। भूमिहीन किसानों से संबंधित विषय भी आएगा और इसके साथ ही वन अधिकार पट्टों को लेकर भी दायरा बढ़ाया जा सकता है। राज्य आदिवासी मंत्रण समिति की बैठक में आदिवासियों को उनकी जमीन पर वृक्षों की कटाई की अनुमति को नियमों को सरल करने वाले संशोधित नियम भी रखे जाएंगे और इसमें कलेक्टर की जगह एडीएम को अधिकारी बनाया जाएगा। और परिषद ने इसे लेकर शुक्रवार को सहमति भी दी थी। किसानों से संबंधित कुछ प्रमुख विषयों पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल राव एक दिवसीय दौरे पर राजधानी रायपुर आए थे और इस दौरान रायपुर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद जगह जगह रायपुर में स्वागत समारोह रखा गया था। राहुल राव युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार करने राजीव भवन पहुंचे और इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता कर मीडिया से संवाद किया। मीडिया से संवाद करने के पश्चात सभी कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार कर उन्हें नई जिम्मेदारी प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर राहुल राव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है उसके बाद से पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी का एक लहर सी उड़ गई है जो शांत होने का नाम नहीं ले रही है और हमारे पड़ोसी देश जो हमसे भी छोटे और अविकसित हैं वहां पर भी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दाम हमारे देश की तुलना में बहुत कम है। नरेंद्र मोदी सरकार देश को महंगाई और बेरोजगारी की ओर ढकेल रही है और देश की संपत्तियों को बेचने का काम यह मोदी सरकार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस पर भी निशाना साधा। पत्रकारों के कंधे से कंधा मिलाते हुए उनके इस जासूसी प्रकरण को भी आज उठाया और हमने कहा है कि इस देश के संविधान के अनुसार ये देश चलेगा। नागपुर के आरएसएस हेडक्वार्टर के संविधान से देश चलने वाला नहीं है। अगर इस तरह का तानाशाही पूर्ण रवैया रहा तो भारतीय युवक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में हर मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होती है। आज भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भाग लिया जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। वहीं इन फैसलों के बारे में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी है। मध्य प्रदेश कैबिनेट की एक्चुअल बैठक आज वल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज कैबिनेट में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। आज कैबिनेट ने तय किया है कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों के अंदर जो प्राइवेट बस स्टैंड होते थे, अभी सरकार उनकी भूमि फिल्टर प्लांट के लिए, खेल मैदान के लिए, कचरा घर के लिए, अस्पताल के लिए जो शुल्क लेते थे उनमें विशेषकर जो हमारे ऐसे प्रकल्प हैं जिनसे नगर पालिका को आय नहीं होती बल्कि उल्टी लाइट, बिजली, सफाई देखना पड़ती है, उन्हें निःशुल्क भूमि दी जाए। आम राय से इसको पास किया गया।
आज एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा बरेठी जिला छतरपुर में प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना की अधिगृहित भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना लगाने हेतु भूमि परिवर्तन की अनुमति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। राज्यों के बड़े जलाशय जैसे बाणसागर, तवा, बारगी, इंदिरा सागर, इस तरह के बांधों में जो गाद साफ करने का, गाद हटाने का, सिल्ट का, रेत का, इसको साफ करने का भी अब निविदा प्रक्रिया के आधार पर करने का तय किया है। इससे जल भंडारण क्षमता बढ़ेगी, बांध का जीवन बढ़ेगा, राजस्व की प्राप्ति बढ़ेगी, 5 लाख हेक्टेयर ज़्यादा सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तकनीकी कौशल विकास रोजगार लिए नवीन ITI छतरपुर के अंदर खोलने का वक्सवाह में आज कैबिनेट ने तय किया है। इसका संचालन और उन्नयन के लिए 1843 लाख संभावित व्यय इसमें होगा और 30 पदों का सृजन भी प्रदान करने का किया। मध्य प्रदेश के सभी पुलिस थानों के अंदर CCTV कैमरे लगाने के लिए भी आज कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव मंजूर किया है। अब 18 उच्च क्वालिटी के कैमरे जिनमें 18 घंटे का स्टोरेज होगा, जिनमें नाइट विजन होगा, ऑडियो की सुविधा होगी, ये सब करने का आज कैबिनेट ने किया है। हमारे पुराने 3,500 उनका अपग्रेडेशन और नए 17,000। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इंदौर के विषय को हमने बहुत गंभीरता से लिया है। शराब व्यापारियों की घटना और उसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया गंभीरता से लिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे और इनके जो अवैध मकान बने हैं और जो अवैध संपत्तियां हैं उसे नेस्तनाबूद भी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस के 13 मामले आए हैं और 80 लोग ठीक भी हुए हैं। 179 सक्रिय मामले बचे हैं। रिकवरी दर 98.8 बनी हुई है। हम रोज 70,000 के आसपास टेस्ट कर रहे हैं। अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए। 179 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर बचे हैं। रिकवरी दर हमारी 98.8 बनी हुई है और जैसा आप सबको विदित है कि हमारे टेस्ट पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 70,000 के आसपास हम गंभीरता से इंदौर के विषय को लिया है। शराब के व्यापारियों ने की घटना और घटना के बाद की क्रिया पर प्रतिक्रिया दोनों ही गंभीरता से लिए। हमने तय किया है कि इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे और इनके जो भी अवैध मकान वगैरह बने हुए, अवैध संपत्तियां हैं, सबको हम नेस्तनाबूद भी करेंगे। पूरी सख्त है, सरकार की निगाह है। इंदौर में किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा रोजाना एक पौधा लगाने का संकल्प सतत जारी है। इस बीच ही पौधरोपण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा मिशन के संस्थापक सदगुरु भैया सरकार के साथ राजधानी भोपाल के स्मार्ट पार्क में 2 पौधे लगाए हैं। सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि आज भोपाल के स्मार्ट पार्क में नर्मदा मिशन के संस्थापक प्रकृति प्रेमी परम पूज्य समर्थ सदगुरु भैया सरकार के साथ कदम्ब और नीम का पौधा लगाया। इस अवसर पर कहा कि पौधे न केवल हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं अपितु फल फूल के साथ आनंद भी प्रदान करते हैं। यह मनुष्य के जीवन की समृद्धि का द्योतक है और पौधे लगाइए, धरती के साथ आपका जीवन भी समृद्ध होगा। यूनेस्को के हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप स्कीम में मध्य प्रदेश के 2 शहरों ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया है, जिसके तहत आज वर्चुअल तरीके से इसका शुभारंभ भी किया गया।
बता दें कि इससे पहले इस स्कीम में बनारस और पुष्कर को शामिल किया गया था। यूनेस्को के हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप स्कीम के तहत ग्वालियर और ओरछा की ऐतिहासिक इमारतों को संवारा जाएगा। इससे इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, ग्वालियर और ओरछा का चयन हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप डेवलपमेंट के लिए किया गया है और इससे मध्य प्रदेश के पर्यटन का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सतपुड़ा और भेड़ाघाट का भी चयन किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं और पौधे लगाने वालों को हौसला बढ़ाने के लिए उनकर अंकुर अभियान के तहत उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ शिवपुरी के फतेहपुर रोड पर भूमि माफिया की ओर से बिना परमिशन के हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलवाकर उन्हें जमींदोज किया जा रहा है। इसे लेकर जब मीडिया कर्मियों की ओर से तहसीलदार को सूचना दी गई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर कटे हुए पेड़ों को जब्त कर नगर पालिका के हवाले कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यहां ये देखी गई कि पेड़ कटवाने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आइए अब आपको सीधे अमृतसर लिए चलते हैं, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें तो रुख करेंगे अगली खबर का। दुर्ग जिला अब पूरी तरह अनलॉक हो गया है और इसको लेकर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। दरअसल आदेश के मुताबिक रात 8 बजे तक दुकानें खुल रही थी और उसे सामान्य समय तक कर दिया गया है, यानी कि अब व्यापारी अपने टाइम पर दुकान खोल सकेंगे और बंद भी कर सकेंगे। वहीं लंबे समय से बंद चौपाटी के खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। भिलाई के सिविक सेंटर में सबसे ज्यादा चौपाटी है जो लंबे समय से बंद है। जिले में वैवाहिक कार्यक्रम, होटल, रेस्टोरेंट, हाउस और डाइनिंग और होम डिलीवरी रेस्टोरेंट, बार क्लब राज्य शासन के निर्देशानुसार संचालित सेवाएं और थोक मॉल, ओवर हाउस, कार्गो, फल सब्जी की लैंडिंग, ऑनलाइन लोडिंग अपने सामान्य समय पर की जाएगी। प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान के साथ ही जिम और अन्य सभी संस्थान खोल दिए गए हैं। तो दुर्ग जिला पूरी तरह से अनलॉक हो गया है। इसको लेकर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक रात 8 बजे तक दुकानें अब खुल रही थी, उसे सामान्य समय तक कर दिया गया है, यानी कि अब व्यापारी अपने टाइम पर दुकान खोल सकेंगे और बंद कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने सरेंडर कर चुके अपने ही एक साथी की बेरहमी से हत्या कर दी है और इसके बाद उसका शव मंगलवार सुबह गांव में ही सड़क पर पड़ा मिला। नक्सली उसे 2 दिन पहले ही बाजार से अगवा करके ले गए थे और शव के पास से ही नक्सलियों के फेंके गए पर्चे भी बरामद हुए हैं। इसमें गंगालूर एरिया कमांडर ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। घटना की पुष्टि बीजापुर एसपी कमल लोचन कश्यप ने की है। वही जानकारी के मुताबिक पदेड़ा गांव के साप्ताहिक बाजार से नक्सली 18 जुलाई को राजू वेंजामी का अपहरण कर ले गए थे और इसके बाद सोमवार देर रात उसको गला रेत कर मार डाला है। अगले दिन उसका शव गांव में ही मिला है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और इसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल हत्या का कारण अभी तक सामने नहीं आ सका है, लेकिन पुलिस मुखबिरी के संदेह में उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। उधर उज्जैन के मक्सी रोड की श्रीनगर कॉलोनी में पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति पर लगे छोटे भाई को मारने को लेकर के बड़ी घटना सामने आई है। दरअसल लॉकडाउन में उसकी नौकरी चली गई थी। वह अपने घर उज्जैन गया था और नौकरी जाने की वजह से वह परेशान था। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि उज्जैन के पॉश कॉलोनी विवेकानंद नगर निवासी संजय कुमार पारासर मुंबई में अडाड़ी ग्रुप में इंजीनियर थे और नौकरी जाने के बाद से वह उज्जैन में घर पर ही थे और परेशान रहते थे। मंगलवार को उनकी लाश चिंतामन ब्रिज पर लटकती मिली। चिंतामन थाने के एएसआई राधेश्याम भवन ने बताया कि संजय की लाश नई रस्सी से ब्रिज के पिलर से लटकी थी। एक बाइक भी पिलर के पास खड़ी थी।
आधार कार्ड में संजय का पता मुंबई लिखा है, गाड़ी में नंबर उज्जैन का है। संजय के 2 बेटे हैं, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। उधर पुलिस इस केस में आत्महत्या के अलावा दूसरे एंगल पर भी जांच कर रही है। दरअसल संजय ने अगर आत्महत्या की है तो इतने दूर ब्रिज पर आने की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरा, कोई सुसाइड नोट भी पुलिस को नहीं मिला है। फरियादिया रीना की तरफ से शिकायत की गई थी कि उसका देवर जो है पुलकित, वो अधिकतर उसके घर पे आके और पैसे की मांग करता रहता है और मारपीट करता है। तो उसको लेके उस पुलकित और उसके 2 साथियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था और आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। एमपी के रीवा पुलिस एक तरफ जहां अवैध कच्ची शराब और कोरेक्स तस्करों को पकड़ने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर अपराधों और हत्याओं का ग्राफ दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। आज रीवा जिले में एक साथ 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया है। और आपको बता दें कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मनवाही गांव में अपराधियों ने एक युवक को घर से अगवा कर मारपीट कर कुएं में डालकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरी ओर 70 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। रीवा जिले में दिन प्रतिदिन अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कभी गोली चलने की घटनाएं सामने आती हैं तो कभी हत्या की खबर सामने निकल कर आ रही है। रीवा जिला लगातार बढ़ रहे अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है। उसमें मौके पे टीआई साहब और हमारे थाना प्रभारी और एसडीओपी साहब पहुंचे हैं। मैंने एडिशनल एसपी को भी भेजा हुआ है जहाँ देखें घटनास्थल में। बातचीत हुआ, उसमें मृतक का पैर बंधा हुआ है, उम्र 70 साल की है और कुछ लोगों पे संदेह जाहिर किया कि इन लोगों से उनका पहले विवाद हुआ था। 10 तारीख को एक मामला भी कायम है। सारे पहलुओं की जांच की जा रही है और 100 को निकलवा कर हम पीएम के लिए भिजवा रहे हैं। वही लेनी है। शव मिलने से हड़कंप मच गया है क्षेत्र में। तो मध्य प्रदेश के रीवा की यह घटना है जहां पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। लगातार रीवा से आए दिन ये घटना सामने आ रही हैं कि कभी गोली चलने की घटना सामने आती है तो कभी हत्याएं की घटना सामने आती हैं। और एक बार फिर से ये मामला सामने आया है जहां पर एक साथ 2 शव बरामद हुए हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और हालांकि पुलिस लगातार अब छानबीन में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के भिंड में एक यात्री बस हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से खबर सामने आ रही है। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 6 लोग घायल हो गए हैं तो वहीं एक की मौत भी हो गई है। गौरतलब है कि इलाके में कई हादसों के बाद भी प्रशासन सबक नहीं ले पा रहा। बता दें कि भिंड जिले के प्रभारी और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भिंड आगमन के दौरान ओवरलोड को प्रतिबंध करने के आदेश दिए थे। बावजूद भी वाहन ओवरलोड होकर गुजर रहे हैं। वहीं हादसे के वक्त 60 सीटर बस में 100 से अधिक सवारियां सवार थी और वहीं घटना में जिसके बाद सामान्य घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। तो परिवहन मंत्री के प्रतिबंध के बाद भी गुजर रहे हैं ओवरलोड वाहन। लगातार प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और क्षेत्रवासियों में वहीं आक्रोश देखने को मिला है। हादसे के बाद भी प्रशासन जागता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हादसे में एक की मौत हो गई है जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक मामले की सुनवाई के दौरान एक महिला ने अपने भरण पोषण के लिए पति से किडनी बेचने को कहा। फैमिली कोर्ट की काउंसलर सरिता रजनी ने कहा कि पति को रीढ़ की हड्डी का कैंसर होने की वजह से वह कमा नहीं सकता, जिसके चलते पत्नी ने पति से किडनी बेचकर भरण पोषण करने की मांग रखी है। पति पत्नी की शादी को लगभग 8 साल हुए हैं। 7 साल का उनका बेटा है
और पिछले 4 वर्ष से वो दोनों अलग रह रहे हैं। अलग रहने का कारण है कि पति को कैंसर हो गया था। कैंसर होने के कारण पत्नी जो है बहुत समय तक सेवा नहीं कर पाई और दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ। तो पत्नी उसी घर में रह रही है जो पति के नाम पर है, बेटे के साथ, और पति जो है वो घर छोड़कर अपने पिता के घर चला गया। लास्ट 3 साल से उन दोनों के बीच में काफ़ी विवाद हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पति जो है कैंसर पीड़ित है, उसके बाद पत्नी ने न्यायालय में भरण पोषण का केस दायर किया। अब भरण पोषण के केस की सुनवाई के दौरान हमारे पास परामर्श के लिए वो प्रकरण आया। पति पत्नी मेरे सामने आए जब, तो पति ने बताया कि वो पिछले 3-4 साल से कैंसर से जूझ रहा है। उसे रीढ़ की हड्डी का कैंसर है और कीमोथेरेपी उसकी लगातार चल रही है। ऐसी स्थिति में वो कोई आय अर्जित नहीं कर पा रहा है और पत्नी का ये कहना था कि मुझे तो चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे बच्चे के साथ अकेला छोड़ दिया, तो मेरी जवाबदारी तुम्हारी। और खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ के धमतरी में सोमवार देर रात एक दंपति ने अपने 2 बेटों और 2 बेटियों के साथ जहरीला पदार्थ पीकर खुदकुशी का प्रयास किया। किसी काम से अचानक घर आए पड़ोसी ने सभी के मुंह से झाग निकलता देखा तो उसने रिश्तेदारों को बुलाकर सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दरअसल पड़ोसी के घर हुई चोरी का परिवार के मुखिया पर आरोप है। पुलिस भी इस संबंध में पूछताछ कर रही थी। वहीं बेटे का कहना है कि सरपंच और अन्य लोग चोरी कबूल करने का दबाव बना रहे थे। मामला भखारा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि ग्राम जुगदेही निवासी दिलीप यादव पर गांव के ही नेमीचंद बढ़ई के घर में घुसकर 500 रुपए और पायल चोरी करने का आरोप लगा है। इस संबंध में रविवार को दिलीप को पुलिस भी पकड़कर थाने ले गई थी और पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद अगले दिन सोमवार देर रात दिलीप ने अपनी पत्नी कविंद्री बाई और 23 और 20 साल की 2 बेटियों जबकि 16 और 18 साल के 2 बेटों के साथ जहरीला पदार्थ पी लिया। फिलहाल इस पूरे मामले की अब पुलिस जांच कर रही है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।